नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि हमने जो पॉलिटी की क्लास चलाई है भाग 1 से लेकर भाग 4 के कै तक, वो जो भी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कि प्रत्येक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज कर करके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो में आगे की ओर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आगे एक मोटिवेशनल क्वेट है आपके लिए कि हार से डर नहीं लगता साहब, संघर्ष की मिट्टी में जन्म लिया है। तो दोस्तों, कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हार नहीं होगी तो आप जीतोगे कैसे। कई बार हारने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। असफल व्यक्ति को कभी भी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह ही सफलता के करीब जाकर ही असफल हुआ है, तो उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। सफलता तो घमंड ला देती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो संविधान सभा की आप वीडियो देख सकते हैं, हमारी पहले वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। तो ये पूरी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा जो है उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये जो है हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, उसके अध्यक्ष बी.एन. राव, जे.बी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन चुने गए थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। और इन्होंने जो आर्टिकल 32 है हमारा, उसको संविधान की आत्मा भी कहा है। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आपको अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। नंबर 1 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, या 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कब हुआ था। ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, यानी गणतंत्र कब बना। नंबर 1 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या 2 अक्टूबर 1952। तो दोस्तों, गणतंत्र कब बना, वो बना 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो नंबर 1 मूलाधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना भी संशोधन प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा बोला है। तो आपको याद रखना है, अगर संविधान से पूछे कि किसी का नाम न दिया हो तो उसका आंसर है प्रस्तावना। अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको बोला है, तो वो बोला आर्टिकल 32 को, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों की सहायता करता है या रक्षा करता है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। इंडियाज नेशनल एंथम जो है राष्ट्रगान, उसको कब जो स्वीकार किया। नंबर 1 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, या 22 जुलाई 1950 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रगान इसी दिन जो है अंगीकृत किया गया था।
और दोस्तों ये किसने लिखा था? ये लिखा था जो हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल से आते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। नंबर 1 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो 6 है। इस छः मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों आप मेरी मौलिक अधिकारों की वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। पीछे संविधान की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, मौलिक कर्तव्य तक, जो आर्टिकल 51 का क्या है वहाँ तक जो सारी वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसको किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया था? नंबर 1 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। और उस समय किसकी सरकार थी? उस समय थी मोरारजी देसाई जी की सरकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1978 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। तो आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जो हमारे मूल अधिकार हैं भाग 3 में, तो उसका जो रक्षक है वो उसे किसे कहा जाता है? नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों ए और बी, दोनों ए और बी, या फिर संसद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 32 जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अनुसार हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है हमारी संविधान जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया है? नंबर 1 अनुच्छेद बी 20 का, या अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह अनुच्छेद 21A। और ये कब बना? ये बना 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ, तो उसके द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सभी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? नंबर 1 मूल अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिनको DPSP बोला जाता है, मूल कर्तव्य, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51 के कै में, तो वे जो है वो शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है कि नंबर 1 समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का संगठन करें, या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। और जो ऑप्शन नंबर है समान कार्य का समान वेतन, यह है आर्टिकल 44 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? नंबर 1 10, 11, 12 या फिर 13। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 11। हमारे संविधान में जो 11 हैं। और ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? नंबर 1 कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या देवराज अर्थ समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्ण सिंह समिति, आर्टिकल 51 का क्या है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? नंबर 1 संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी कि राष्ट्रपति का जब वो वोटिंग होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है। नंबर 1, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। या फिर ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदस्यों निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो है मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मनोनीत तो राष्ट्रपति खुद करता है ना, इसलिए मनोनीत भाग नहीं लेता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, यानी कि राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ये राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? वो चुना जाता है 4 वर्ष के लिए। चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, यानी कि इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन में। नंबर 1, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ये पहले तो एक बार चुनाव हार गए और जब अगली बार फिर वोटिंग हुई तो ये निर्विरोध बने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि, यानी इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनाई जाती है, यानी किस विधि से जो है वो चुनाव संपन्न किए जाते हैं? नंबर 1, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? नंबर 1, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो लगता है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा, कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? नंबर 1, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या फिर सभी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, यानी कोई भी अगर कार्य होगा देश का तो वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संपूर्ण शक्ति किसमें होती है? वो होती है राष्ट्रपति में निहित। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? नंबर 1, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, या फिर रक्षा मंत्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? नंबर 1, 12, 15, 14, या फिर 2 सदस्यों को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और लोकसभा में कितने करता है? लोकसभा में करता था पहले 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अब इनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इनकी सीट अभी भी बनी हुई है, लेकिन इनको अब चुना नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? नंबर 1, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, लोकसभा सभापति को, या फिर किसी मुख्यमंत्री को। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही सारे कार्य करता है, यानी कि उसी के नाम से सारे कार्य होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यानी कि जो फिल्म एक्ट्रेस थी वो पहली राज्यसभा में कौन मनोनीत हुई थी? नंबर 1, मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त, या फिर हेमा मालिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी?
नंबर 1 गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, संविधान निर्मात्री सभा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिप्स मिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? नंबर 1 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों अभी मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की है वो गांधी युग के बारे में की है, वो भाग 1 था और भाग 2 अभी अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको देखनी है कि महात्मा गांधी का युग कैसा रहा है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यूपीटर प्रेसी का कोई भी एग्जाम हो उसमें अलग ही टॉपिक दिया हुआ है महात्मा गांधी। तो उस वीडियो से बहुत ही कुछ पूछा जाने वाला है। महात्मा गांधी जी के जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं संपूर्ण जानकारी उस एक वीडियो में है और दूसरा पार्ट उसका बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? नंबर 1 कभी नहीं, संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, संसद का सत्र शुरू होने पर, या संसद का सत्र खत्म होने पर। तो दोस्तों ये कब होती है संयुक्त बैठक? ये होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। यह आर्टिकल 108 में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, यानी कि जो एक कल्याणकारी राज्य होता है, जो कि आर्टिकल जो 36 से 51 दिए गए हैं DPSP उसमें ये दिया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? नंबर 1 अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अब आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है? तो नंबर 1 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, या फिर लोक कल्याण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? नंबर 1 सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन सभी आपको सही लगेंगे, लेकिन जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 संविधान सभा द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको एलिमिनेट करके भी करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? नंबर 1 परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर राज्यों का संघ। तो दोस्तों क्या कहा गया है? उसे कहा गया है राज्यों का संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है ना लैंग्वेज चेंज कर दी है, बस आंसर सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? नंबर 1 अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, या फिर अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 1। ये पहला क्वेश्चन भी यही था कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है भारत को, तो यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है लेकिन लैंग्वेज चेंज करके। ये आपको याद रखना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? नंबर 1 सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो दोस्तों इसका सही वो अर्थ है, जो आंसर है वो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये जो है ना सेक्युलर का अर्थ होता है, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया, आप पीछे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी प्रकार से था कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष जो है वो चुनाव होता है उसका, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है।
तो दोस्तों चारों ही जो है भारतीय संविधान पर एक सही सटीक बैठते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है राज्याध्यक्ष जो है वो उसका चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? जो भारत में राष्ट्रपति शासन लगा वो पहले कब लगा था? 20 जुलाई 1951, 2 जुलाई 1964, 18 मार्च 1955 या फिर 20 जुलाई 1959? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 20 जुलाई 1951 को। और ये कहाँ पर लगा था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942, भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एक ही सही है, भारत शासन अधिनियम 1935, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो दोस्तों जब संविधान सभा बनी तो तब भारत एक ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 को, तो फिर इसका पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। तो उसके बाद जो संख्या रह गई सदस्यों की वो कितनी रह गई थी? नंबर 1 450, 572, 299 या फिर 272? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? नंबर 1 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950, तो 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में कि संविधान सभा का निर्माण, तो उसमें जो है ना सारी डिटेल है। ठीक है, और संविधान से सारी वीडियो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946, क्योंकि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी जो 3 बैठक महत्वपूर्ण है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है ना इतने ही क्वेश्चन थे, ये लगभग 45 से 46-7 के आसपास क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी प्रकार से जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से हमने आपको कराए हैं। किसी में लैंग्वेज चेंज कर देगा, किसी में ऑप्शन चेंज कर देगा, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो 500 सब्सक्राइबर पूर्ण हो चुके हैं, 507 हो चुके हैं इस टाइम। तो दोस्तों अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आपको बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट होगा वो आपको बहुत ही बेहतर होगा। और आगे हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करने जा रहे हैं, उस पर आपकी सारी क्लासें होंगी और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर की व्यवस्था भी की जा रही है। बहुत जल्दी हम आपके सामने रूबरू होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।